जज्बा औरों से जुदा होने का फूल सेहरा में खिला सकता है और ऐसी ही शख्सियत है उनकी जो आज हमारी मेहमान है, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक सेट इमेज से हटकर अपनी अलग पहचान बनाई। 1976 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। नेशनल स्विमिंग चैंपियन रह चुकी हैं। जुनून, मेजर साहब, लाइफ इन अ मेट्रो, गुजारिश और यमला पगला दीवाना जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपने किरदारों की छाप छोड़ी। मुलाकात कीजिए ब्यूटी क्वीन, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट नफीसा अली सोढ़ी से। मैम, आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। नफीसा जी, आज हम आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जो हम सब नहीं जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। जानते हैं आपका बचपन कहाँ और कैसा गुजरा, कैसा था, कुछ यादें बचपन की? I'm a Calcutta, born and brought up in Calcutta। और मेरे दादा कलकत्ता आए। फिर मेरे दादा ने एक अंग्रेज के साथ शादी की। अच्छा। तो लोग जब मुझे कहते हैं कि आप अब इंडियन नहीं लगते हो, तो मैंने बोला मेरा दादी का असर। कैलकाटा एक ऐसी जगह है जो आई थिंक आपको ग्रेट वैल्यू सिस्टम सिखाती है और कल्चरली बहुत रिच है। और मैं एक बंगाली मुसलमान हूँ, तो इसलिए मेरे घर में कभी धर्म के नाम पे कोई बातचीत नहीं होते थे। सिर्फ इंसानियत और इंसान अच्छा बनने के लिए जो रास्ता मम्मी डैडी ने सिखाया, उसी रास्ते पे हम आज तक चल रहे हैं। आप ऐसे एक फैमिली से आती हैं, ऐसी जगह से आती हैं जहाँ पर धर्म को लेकर के कभी कोई बात नहीं होती थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो आप देखती होंगी कि हर चीज़ धर्म से जुड़ी हुई है। तो ऐसे जब सुनती हैं या देखती हैं तो उस वक्त क्या ख्याल आपके जहन में आता है? सच में मुझे बहुत दुख होते हैं और मैं यही बात मेरे बच्चे को सिखाते भी और बताते भी है। कोई भी धर्म आपको गलत रास्ता या गलत इंसान नहीं बनाएंगे जी। जोड़ते हैं। जैसे आप बीमार हो फॉर एग्जांपल और आपको खून का जरूरी है या आपको किडनी ट्रांसप्लांट का जरूरी है, तो आप ये बात कभी नहीं पूछेंगे कि कौन सा धर्म के था, कौन सा कास्ट के थे, कि क्या खून किससे आ रहा है, नथिंग। और यही है इंसान बनने का आई थिंक खूबी, बिकॉज इंसान इंसान को बचा रखता है और इंसान इंसान को मार भी सकते हैं। मुझे बहुत फिक्र होता है और दुख देता है। ये जो आपके जिंदगी में मॉडलिंग की शुरुआत हुई, ये कब से हुई? क्या बचपन से ही कोई ऐसा आपका ख्वाब था कि मैं मॉडलिंग की दुनिया में जाऊंगी या फिर कुछ और करना था? डैडी का शौक था फोटोग्राफी। अच्छा। वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से उनका एक स्टूडियो थे एंड ही वाज अ फोटोग्राफर, बहुत मशहूर कलकत्ता से। तो ही और एडवर्टाइजिंग भी करते थे। तो जिस स्टेज में मेरा जिंदगी थे, मैं डैडी के लिए मॉडल करती थी बचपन से। अच्छा। मर्फी रेडियो, जब हम एकदम छोटे थे, मर्फी रेडियो, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे शौक नहीं था, एक आदत सी थी। कभी कैमरे के पीछे और कभी कैमरे के आगे, कोई टेंशन नहीं। मॉडलिंग फील्ड में तो आप थी, लेकिन साथ साथ आप एथलीट भी थी एक अच्छी, और स्विमिंग भी करती थी। तो ये चीजें कैसे कैसे शुरू हुई जिंदगी में? मिस इंडिया या ग्लैमर इंडस्ट्री के साथ वो तो बात की बात है, मगर बचपन से मैं टॉम बॉय हूँ और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व्ड है। हाँ। और स्कूल चैंपियन थी, इंटर स्कूल एथलेटिक चैंपियन, ऑफ कोर्स बंगाल स्विमिंग चैंपियन, देन नेशनल स्विमिंग चैंपियन। स्पोर्ट्स मेरे एक शौक भी था और एक चैलेंज भी थे। आई लव टू विन, जस्ट जीतना बहुत जरूरी था मेरे लिए। एंड लकीली सब में आई वाज सक्सेसफुल। आपने 1976 में मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया। अगर मैं पूछूं, जैसे आपने बताया कि आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं और जिस वक्त आपने पार्टिसिपेट किया उस टाइम इतना इजी नहीं था। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो गई हैं और एक मुस्लिम फैमिली से होना, उसके बाद मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाना, तो क्या इजी था या मुश्किल था? एक्चुअली मेरा डैडी मेरे को और मम्मी बहुत सपोर्ट करते थे। और मिस इंडिया के टाइम, उस टाइम हम लोग के पास टीवी नहीं थे और टीवी तब आए थे इंडिया में। तो मैंने कहा खरीदना नहीं, मैं जीत के लाऊंगी ऐसे। अच्छा।
तो आई जॉइंट मिस इंडिया। और उस ज़माना पे इतना मीडिया नहीं होते थे, और मैं तो पता नहीं कितने सारे फतवा मेरे ऊपर आते थे, बिकॉज आई वाज अ स्विमर। जी। मेरे फैमिली में हम लोग ट्रेडिशनल भी है एंड एजुकेटेड भी है। इट वाज अ नॉर्मल प्रोसेस। आप स्विमर हो तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग करना। सो इट वाज और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, बुर्खा भी एक ऐसी चीज है, आप मर्जी से पहनना है तो पहनिए। आप कश्मीर में जाइए जहाँ मेजॉरिटी मुसलमान हैं, वो लोग बुर्खा भी नहीं पहनते हैं जी। और आप क्यों सोचेंगे कि लोग आपके ऊपर गलत नजर से देखोगे? तो वो उनका प्रॉब्लम है। आपका दिल साफ हो। पुराने जमाने में कोई वजह होता था, मगर अभी इस वक्त मेरे हिसाब से आपका मर्जी, आपके मर्जी से आपको जो करना है आपको करना चाहिए। जिस वक्त आप मिस इंडिया बनी, आप उस टाइम महज 19 साल की थी, तो बहुत कम उम्र थी और मिस इंडिया बन गई। तो उस टाइम आपको कैसे लग रहा था, क्या फील हो रहा था? ऐसा कुछ जिम्मेदारी सी महसूस हो रही थी? मिस इंडिया बन के यू गो फॉर द मिस इंटरनेशनल या मिस वर्ल्ड। तो जब मैं टोक्यो गई थी, हाँ, तो मुझे लगा मैं देश का एम्बेसडर हूँ, क्योंकि इंडिया के बारे में बोलना, इंटरव्यूज देना एक बहुत अच्छी बात है। मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मेरे को वो मेरे को बड़ा एम्पावर किया मिस इंडिया होने के लिए। देन मिस इंटरनेशनल रनर अप भी थी। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज या इट वाज लाइक अ ग्रेट एनर्जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे बात करेंगे आपके फिल्मी करियर के बारे में, आपकी फिल्मों के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज़ में। आपने बताया कि किस तरह से आप मिस इंडिया बनी और उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ। इसके आगे आपका करियर फिल्मों की तरफ बढ़ा, तो पहला ब्रेक आपको फिल्मों में कैसे मिला और किसने दिया? आई थिंक स्विमिंग की वजह से जब मैं 16 साल की थी, मेरे एक JS मैगजीन उस जमाने होते थे, उसमें कवर पे आई वाज सिजलिंग वाटर बेबी। हाँ। तो वो कवर ने ऋषि कपूर देख के राज कपूर को दिखाया। अच्छा। और राज कपूर ने डैडी को लिखा कि हम लोग आपका बेटी को लेना चाहता है। व्हेन आई वाज 60 और डैडी ने बोला कि माय डॉटर इज इन स्कूल और नेशनल लेवल स्विमर है, ट्रेनिंग चल रहा है, शी कैन नॉट एक्ट। तब बॉबी का प्रीमियर हुए थे कलकत्ता में, तो ऋषि और राज कपूर आए थे और ऋषि मेरे घर आए, मम्मी डैडी को भी बुलाए। अच्छा। तो तब से दोस्ती हो गए, मगर पिक्चर में डैडी ने मना किया था। फिर दोस्ती की वजह से राज कपूर के जन्मदिन पे बॉम्बे में मैंने शशि कपूर और कुणाल कपूर को मिले, और उस वक्त जुनून पिक्चर का बातचीत हो रहा था श्याम बेनेगल के साथ। तो कुणाल ने बोला आप क्यों नहीं जाके मिलते? मैंने बोला मेरे को पिक्चर में काम करने का कोई शौक नहीं। तो उसने बोला अच्छा चलो फोटो तो भेज छोड़ देना, मैं दिखाऊँ। अच्छा। हम आई विल शो इट। नेक्स्ट डे मैं वापस गई कलकत्ता और श्याम बेनेगल का फोन आया और उसने बोला कि आई नीड टू मीट यू। और इट वाज माय 21st बर्थडे। तो डैडी ने कहा तुम्हारा मर्जी, तू जो करना है आप अच्छा। सोच समझ के करना। तो मैंने बॉम्बे गई और वो जुनून का ड्रेस पहन के, उस जमाना के ऑडिशन कैसे आज का तमाशा ऑडिशंस अलग, बहुत सारी चीजें बदल गई। उस टाइम उसने सिर्फ कैमरा ऑन किया और बोला लेफ्ट देखो एंड राइट देखो और स्माइल करो और कैमरा में मुस्कुराओ, एंड उसने बोला ठीक है ओके। और बस मेरे को जुनून पिक्चर मिल गया। डायरेक्टर को अब श्योर होना चाहिए उनका एक्टर को देख के कि ये उनको कैसे एक्ट करके ड्रॉ करना है इनटू कैरेक्टर ऑन फॉर द मूवी, ये डायरेक्टर के हाथ में होते हैं। और इसमें श्याम बेनेगल वाज अमेजिंग। पहली फिल्म आपकी आई, आपके फादर ने देखी तो उन्होंने क्या कहा, कैसा रिएक्शन दिया? मैंने उसके बाद मैंने नासिर हुसैन के साथ, ऋषि कपूर के साथ एक पिक्चर साइन भी किए थे जुनून के बाद, जस्ट आफ्टर जुनून। फिर मेरे डैडी ने आया कल बॉम्बे और बोला कि नहीं मत पिक्चर में मत करना काम, और मुझे वापस ले गए कलकत्ता। अच्छा।
मगर मेरे हिसाब से इट वॉज माई 21st बर्थडे और डैडी ने मेरे को गेव मी द चॉइस टू मेक माई ओन डिसीजन। तो मेरे हिसाब से वहीं छोड़ना था, डैडी मेरे को करने ही देना था। क्या पता कहाँ पहुँचते आज इन द इंडस्ट्री, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ। हिंदी इज़ नॉट सो गुड, मगर ये बट जहाँ मैं जाती हूँ और हम बात करते हैं तो पीछे से मेरे आवाज़ सुन के लोग आके बोलते हैं वो मेरे अच्छा आपका आवाज़ पहचाना था। सो इट्स क्वाइट स्वीट, एक आदत सा हो गया लोगों को। माय हिंदी इज़ नॉट परफेक्ट क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मगर जैसे भी हूँ मैं वैसे ही हूँ। जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में थी और एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, लेकिन आपकी जो मोहब्बत हुई वो एक खिलाड़ी के साथ हुई, तो एक्टर्स के साथ क्यों नहीं? दिल की चीज़ है तो मैं क्या करूँ, अब दिल यही कहता है तो वही सही हुआ। I fell in love with my husband and married him. लेकिन शादी के बाद आपने फिल्मों को छोड़ दिया। हाँ, करना पड़ा, फौजी बीवी बन गए। फिर 18 साल बाद मेजर साहब का ऑफर आया, तो टीनू आनंद मेरे को फ़ोन किया और बोला कि अमिताभ के साथ एक पिक्चर बना रहा है मेजर साहब, आओ काम करोगे? तो मैंने कहा मुझे अंग्रेज बनाओगे तो नहीं करूँगी। नो यू आर आर्मी वाइफ एंड डॉक्टर। तो मैंने बोला वेरी गुड, अच्छी बात। तो दैट्स हाउ मेजर साहब हैपेंड। कभी कभी हम जोकिंगली कहते कि मैं कॉमेट हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री बड़े जल्दी लोगों को भूलते हैं, मगर मेरे साथ ऐसे हुआ नहीं। एक रोल है मेरे लिए तो वो मेरे को ढूंढ के जिधर भी हूँ ढूंढ के निकालते हैं। दैट्स व्हाई आई एम अ कॉमेट। एवरी फ्यू इयर्स में एक पिक्चर में काम करती। शादी के बाद जब आपने फिल्में छोड़ी और एक लंबे गैप के बाद आप वापस आई बॉलीवुड में, तो वो जो गैप था, उस गैप में क्या आप मिस करती थी फिल्मों को, अपने एक्टिंग करियर को? वो दौर, वो टाइम कैसा था? मैं बहुत बिजी थी, बिकॉज विद इन 1 year of marriage माई डॉटर वॉज बॉर्न। सबसे बड़ी बेटी, फिर देन दूसरी बेटी, फिर बेटा। तो मैं बहुत इन्वॉल्व थी बच्चे को बड़े करने के लिए। मगर मैंने ये सोचे थे कि बेटा जब 5 साल का होंगे तब हम कुछ ना कुछ करेंगे, अब घर में नहीं बैठना है। उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि वापस जाऊं, फिल्में मैंने छोड़ दी है। बहुत अच्छी लाइफ है, फौजी वाइफ बनना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप अपने बच्चे को बड़े करते हैं, वैल्यू सिस्टम्स सिखाते हैं, दिखाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, ब्रदरहुड में, वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे उस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, क्योंकि आजकल आप देखिए आपको इनवाइट करना पड़ता, आइए मेरे घर या पार्टी में। उस जमाना फौज में कभी भी किसी वक्त कोई भी पड़ोसी आ जाते हैं, फौजी कोई भी जहाँ भी हो, उसमें एक कूल कैजुअल लाइफस्टाइल है, मेरे को वो अच्छा लगता है। नो फॉर्मेलिटी, और फॉर्मल भी है, मगर इनफॉर्मेलिटी इन रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। और भी बातें करेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम परवाज में। जैसे आपने अपने फिल्मी करियर के बारे में बताया, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि आपने शादी के बाद किस तरह से फिल्में छोड़ दी, फिर 18 साल के गैप के बाद आप वापस आई। अब अगर मैं पूछूं आपसे, आप बहुत सारी फिल्में कर चुकी हैं, बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम कर चुकी हैं, अगर आपकी जो बेहतरीन याद है वो कौन सी है? कौन सा वो एक्टर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसके साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? मेजर साहब के वक्त अमिताभ को समझना, स्टडी करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टर है। वैसे चुपचाप बैठे रहते हैं, मगर कैमरा ऑन हो जाए तो वो बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी अमिताभ के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा अमिताभ के साथ काम करने में, सबके साथ। मगर आई थिंक जो शशि कपूर और जेनिफर कपूर और श्याम बेनेगल के साथ मैंने एक्सपीरियंस किए, क्योंकि लंच ब्रेक में ना सारे यूनिट हम लोग सब बैठ के एक साथ खाते थे। वो कम दिखते आजकल। सब लोग अपना वैन में
फटाफट घुस जाते हैं वहाँ, सब कुछ खाना वाना वहीं बैठ के खाते हैं। हमारे उस टाइम पे हम लोग सब मिलके करते थे, लाइक अ दावत, यू नो जी। वो मुझे अच्छा लगता था। बीच में आप एक बीमारी से भी काफी जूझ रही थी। बीच में नहीं, अब भी जी। 8 महीना हो चुका है। कैंसर आपको हो गया था, तो ये जो वक्त था ये कितना मुश्किल था, इससे उभरना कितना मुश्किल था? क्योंकि अक्सर होता ये है कि अगर कोई किसी को कैंसर हो जाता है तो वो जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक तरह से ये चीज़ें छुपा कर रखते हैं, लेकिन आपने कभी छुपाया नहीं। जिस दिन से मुझे पता चला उस दिन मैंने अनाउंस किया इंस्टाग्राम में, मैंने कहा कि इसके ऊपर कोई चर्चा, आई मीन लाइक पीपल शुड नॉट बी डिस्कसिंग कि हुआ क्या। मैंने बोला ये हुआ, ऐसे हुआ, और क्योंकि मेरे ज़िंदगी में जो हुआ किसी को दूसरा ज़िंदगी में फ़ायदा मिले तो मेरे लिए खुशी होती है। एंड मेरा एक बहुत सीरियस कैंसर, रेयर कैंसर, पेरिटोनियल कैंसर, जो स्टमक लाइनिंग है ना उसका कैंसर हो गया था और मिसडायग्नोज हो गया। अच्छा। बिकॉज हमको, मेरे अंदर दर्द होते थे तो डॉक्टर के पास जाके मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कुछ बोला ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ, 2 महीना वैसे ही चले गए। मैंने बोला अब दर्द यहाँ से वहाँ से कितने सारे जगह दर्द आ गए, तो मैंने दूसरा डॉक्टर के पास गए। मैंने बोला कुछ तो प्रॉब्लम है, तो फिर वो लोग स्कैन किया और देखा कि इट हैड मेटासाइज, माने एब्डोमेन में फ्लूइड आ चुका था, सो स्टेज 3 बन जाते हैं कैंसर। और फिर लैप्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन हुए, लैप्रोस्कोपिक, फिर उनको पता चला कि पेरिटोनियल कैंसर है जो स्प्रेड हो चुका है इनटू द ओवरीज एंड द अपेंडिक्स एंड द यू नो पाउच ऑफ डगलस, सारी जगह। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मैंने आज तक एक स्टिच भी नहीं है मेरे बदन में, मेरे को बहुत डर है इंजेक्शन से, डर है दर्द से, तो जो भी करना है हमको कुछ फील महसूस नहीं होना चाहिए कुछ भी। और सच्ची में मेरा डॉक्टर लोग मेरे साथ जो भी किया, बिकॉज बहुत बड़ा सर्जरी किया, इतना यहाँ से लेके 18 इंच स्कार है मेरे। अच्छा। ऐसे मेरे पूरे बदन काट के पूरा निकाला, सब कुछ निकाला, ओमेंटम ये वो सब कुछ निकाला, मगर मुझे वो दर्द याद नहीं या ना कुछ याद है। मुझे सिर्फ एक ही मकसद है, आई हैव टू बिकम ओके। सो जैसे मुझे पता चला मेरे अंदर एक बहुत बड़े, मैं नाराजगी हुआ, आई मीन आई वाज एंग्री कि ये कैंसर कहाँ से आ गया मेरे साथ हो सकता क्यों? मैंने बोला मैं लड़ूंगी। अभी आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, आपने कैंसर को हरा दिया है, अब अपनी जिंदगी में वापस आ गई हैं, फिल्मों में वापस काम करना चाहती हैं, कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स के इंतजार में है, किस तरह के किरदारों का आप इंतजार कर रही हैं? जब मेरे पेट स्कैन का रिजल्ट आए मई में, इन द मंथ ऑफ मई, जब पेट स्कैन किया डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई कैंसर नहीं है, तो मैंने कहा कैसे सेलिब्रेट करूं, सबको मैसेज कैसे दूं मैं ठीक हूं। मैंने फोटो पोस्ट किया, मैंने कहा अब मैं काम भी करने को तैयार हूँ। आई वाज जस्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ, और कोई अच्छा रोल मिले मुझे तो मैं काम करने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं खुश हूँ। लोग सच में मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए मैं आज थैंक यू भी कहती हूँ, और ये मेरा स्ट्रेंथ बने, पॉजिटिविटी। एंड आपने ये भी मेरे से पूछा कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाओगे। हर इंसान को याद रखना चाहिए फैमिली में कि बच्चे आपको देखते हैं, आपसे सीखते हैं। आप शराब पी के आपका बीवी को मारेंगे या गाली देंगे, क्या मैसेज दे रहा है बच्चे को? बेटा हो या बेटी, सम्मान से सेम अधिकार मिलना चाहिए दोनों को, अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए दोनों को। और जब तक आप उसके ऊपर नहीं सोचेंगे तो एक डेमोक्रेसी सिर्फ 50% मर्द के लिए तो नहीं है ना। क्या कहता है वो डाउरी सिस्टम, जिस तरीका से बेटा को बेचते हैं आप बाजार में, वो सब बंद, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म होनी बेटी को पैदा भी नहीं होने दे रहा है। समाज में हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात, रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल हट गए।
तो जब आपको परिवार में आपको खानदान को आई वुड से टू कैरी ऑन योर जीन पूल, आप बहू को लाएंगे कैसे? क्योंकि अधिकार भगवान ने औरत को दिया बच्चा देने के लिए। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट द गर्ल चाइल्ड फुल्ली एंड फुल्ली। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, आगे जिंदगी में और क्या क्या करने की सोच रही हैं आप? मैं इतने दूर सोचे नहीं, क्योंकि 8 महीना में मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे जीना है, कैसे जीना पड़ेगा। मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज मिले पॉलिटिक्स के थ्रू तो मैं करूंगी, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के पास वक्त भी कम होते हैं आम आदमी से बात करने, और मेरे पास बहुत वक्त है आम आदमी से जुड़ने। बहुत शौक भी है और विश्वास भी है कि हम उनकी आवाज़ सुने और आगे उनके आवाज़ के लिए काम करें। उम्मीद करते हैं कि आगे हम आपको एक बार फिर से लोगों के लिए काम करते हुए देखेंगे। आप यहाँ पर आईं, अपनी ज़िंदगी के बारे में तमाम बातें आपने हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। तो ये थी नफीसा अली सोढ़ी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी ऐसे ही ताबिंदा सितारे के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।